Hello guys, welcome to my channel Education World. Today we are going to start with a new chapter of class 9th geography textbook NCERT, the fifth chapter of it, that is the natural vegetation and wildlife. Okay, so ये chapter start करने के पहले और ये देखने के पहले कि natural vegetation कौन कौन से हैं इंडिया में, हम ये देखते हैं कि natural vegetation actual में क्या होता है. ठीक है. सो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई प्लांट कम्युनिटी जो कि अपने आप ग्रो हुआ है विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस. मीन्स अगर मैं मेरे गार्डन में कोई अलग अलग तरह के प्लांट्स उगा रही हूँ, सो वो नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आता है. ओके, एक ऐसा प्लांट कम्युनिटी जो कि अपने आप ग्रो हो रहा है, जैसे हम लोग माउंटेन्स पे देखते हैं कि प्लांट्स अपने आप ग्रो हुए रहते हैं, उस पर तो कोई हर रोज़ जाके पानी नहीं देता है ना. सो ऐसे स्पीशीज़ को, ऐसे प्लांट्स को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. ओके, यहाँ पर देखो बताया गया है कि नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी which has been grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long period of time. Okay, so this is known as natural vegetation, which is grown naturally, okay, without manually manipulating it. It has been grown naturally. ठीक है. The second term which is mentioned over here is the virgin vegetation. Now, what is this virgin vegetation? Virgin vegetation means simply means endemic species, means कोई ऐसा species जो कि इंडिया में ही ग्रो होता है एंड उसका जो स्पीशीज है वो इंडिया में ही पाया जाता है. ठीक है, उसे हम वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं. और इसके अपोजिट में जो होता है वो होता है एग्जॉटिक प्लांट्स, जो कि प्लांट कम्युनिटी के लिए फॉरेनर होता है. जैसे ह्यूमन बीइंग्स के लिए कैसा फॉरेनर्स होते हैं, वैसे ही प्लांट स्पीशीज़ के लिए भी कुछ स्पीशीज़ जो कि हम दूसरे कंट्री से लेकर आते हैं इंडिया में ग्रो करने के लिए, वो होते हैं एग्जॉटिक प्लांट्स. ठीक है. सो आई थिंक मैंने ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से समझा दिया है कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है, एंड एग्जॉटिक प्लांट्स हम किसे बोलते हैं. ठीक है. सो the uh, the next point is the flora and fauna. I hope you all know about this, that what is flora and fauna. Flora simply means plants and fauna simply means animals. Okay, so अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर रीजन के फ्लोरा और फौना, मीन्स एक पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स और एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं. मीन्स ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु या प्राणी पाए जाते हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट फैक्टर, द फर्स्ट determinant of the flora and fauna of a region is the relief structure. Okay, this is the first point which affects the flora and fauna of a region. Relief में first point है land. Land is the most important factor which affects the natural vegetation of a रीजन. ओके, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि अलग अलग लैंड, अलग अलग रीजन में अलग अलग प्लांट्स पाए जाते हैं. वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कुछ लैंड जो एरिया रहता है वो वेट लैंड रहता है, कुछ ड्राई लैंड रहते हैं. सो जो प्लांट उस लैंड पे सूट करता है वो प्लांट वहाँ पर ग्रो होता है. ठीक है. सो द लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. ठीक है. द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर. द अनड्यूलेटिंग एंड रफ terrains are areas where grasslands and woodlands develop and give shelter to a variety of वाइल्ड लाइफ. ओके, जो रफ टेरेन, माउंटेनियस रफ टेरेन है वो अलग तरह के प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, एंड जो फ्लड प्लेन्स या फिर जो डेजर्ट रीजन है वो अलग तरह के प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं. सो यहाँ पे यही बताया गया है कि लैंड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी रीजन को, किसी भी रीजन के
नेचुरल वेजिटेशन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। द सेकंड इज सॉइल। अब हम ये जानते हैं कि अलग अलग प्लांट्स अलग अलग सॉइल में ग्रो होते हैं, लाइक कुछ प्लांट्स ब्राउन सॉइल, कुछ प्लांट्स ब्लैक सॉइल्स में ऐसे ग्रो होते हैं। सो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है वो है कि सैंडी सॉइल ऑफ डेजर्ट, वो कैक्टस को सपोर्ट करता है, जो बिकॉज सैंड में इतना पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, सो कैक्टस अपने अंदर वाटर जो है वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। सो कैक्टस सैंडी रीजन में ग्रो हो सकता है, जबकि जो फ्लड प्लेन्स है या फिर जो गंगा प्लेन्स है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, या जो पेनिनसुलर रीजन है, वहाँ पे दूसरे तरह के प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं, जैसे कि हम पीपल देख सकते हैं, मैंगो ट्री देख सकते हैं। ये सारा अपने अंदर पानी ज़्यादा स्टोर नहीं करते हैं, बिकॉज ग्राउंड वाटर वहाँ पे स्टोरेज वहाँ पे पहले से रहता है, ठीक है। सो जो सॉइल है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि नेचुरल वेजिटेशन अलग अलग जगह पे अफेक्ट होता है, ठीक है। दी the second, this is the B point which affects the flora and fauna of a region, that is the climate. अब climate में पहला point है temperature। ये हम ज्योग्राफी के स्टार्टिंग के लेक्चर से देखते आ रहे हैं कि टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइंस ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन अ रीजन, ओके। टेम्परेचर जब हाई रहेगा, लो रहेगा, उससे ह्यूमन लाइफस्टाइल भी डिटरमाइन करता है, एंड इवन द फ्लोरा एंड फॉना ऑफ अ रीजन ऑल्सो, ठीक है। सो द टेम्परेचर, the character and extent of a vegetation are mainly determined by temperature along with the humidity in the air, precipitation and soil. जैसे कि टेम्परेचर रहता है उस हिसाब से प्रेसिपिटेशन भी होता है, सो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कोई भी रीजन के नेचुरल वेजिटेशन को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे कि अगर कोई रीजन का हाइट ज़्यादा है, लाइक हिमालयन रीजन का, तो वहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, ठीक है। और अगर कोई रीजन का हाइट कम है, जैसे कि पेनिनसुलर रीजन हुआ या फिर गंगा प्लेन्स हुए, ये सारे रीजन का हाइट्स कम है मीन सी लेवल के हिसाब से, सो यहाँ पर टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू हिमालयन रीजन कम रहेंगे, सो यहाँ पे अलग तरह के प्लांट्स ग्रो होंगे, ठीक है। सो दिस इज द factor, the temperature which determines the flora and fauna of a region. The second point in climate is photoperiod, that is the sunlight, okay. The sunlight, how much the sunlight a particular region receives also determines the flora and fauna of a region. Like for example, see, this is the earth, this is equator, here is the sun. So equator पे obvious सी बात है कि sun का rays ज़्यादा पड़ेंगे, sunlight ज़्यादा होगा, एंड यहाँ पे जब ये स्लैंटी रेस हो जाते हैं तो यहाँ पर कम पड़ते हैं। तो पोलार रीजन में जो प्लांट स्पीशीज हमको मिलते हैं वो यहाँ पर नहीं मिल सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअल में कम मिलते हैं, बिकॉज जब सनरेज वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं तो बिना सनरेज के कोई प्लांट ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो जो दूर वाले एरियाज रहते हैं जहाँ पे सनलाइट कम पहुँचता है, वहाँ पर इतना प्लांट नहीं ग्रो हो पाता है, ठीक है। सो दिस इज द फैक्टर विच डिटरमाइंस द फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ रीजन, ठीक है। The third point in climate is the precipitation. This is indirectly related to the temperature. As the temperature increases, the humidity increases, the moisture increases, which then condenses and precipitation occurs. So ये सारा indirectly temperature से related है. So जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगा वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि डेजर्ट रीजन में मोस्टली कैक्टस एंड थॉर्नी स्क्रब टाइप्स ही पाए जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे बारिश कम होता है, एंड जहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है लाइक वेस्टर्न घाट्स या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, सो वहाँ पे एकदम एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे बारिश ज़्यादा रहते हैं, सो प्लांट्स उसको ज़्यादा मॉइस्चर मिल जाता है, ठीक है। इंडिया में बेसिकली हम लोग ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि साउथ वेस्ट मानसून होता है, जो कि इंडिया के वेस्टर्न घाट्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है, एंड ऑल्सो इट अफेक्ट्स द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड द रीट्रीटिंग मानसून भी है जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से स्टार्ट होता है, सो इसलिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में ज़्यादा
बारिश होता है बिकॉज उसको साउथ वेस्ट मानसून भी मिलता है एंड रिट्रीटिंग मानसून भी वहीं से स्टार्ट होता है, इवन इन तमिलनाडु कोस्ट। ठीक है, सो ये सब हम लोग ने लास्ट चैप्टर में भी देखे थे। ठीक है, सो हियर वी हैव सीन दी फैक्टर्स विच affects the flora and fauna, that is the natural vegetation and wildlife of a region. ठीक है, अब हम देखते हैं कि what are the various types of vegetation which is mainly found in every country, but mainly in India we have tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical thorn forest and scrubs, montane forest and mangroves. Okay, these are the 5 major types of forests which are found in India. ठीक है, सो एक एक करके हम इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, इसके नाम से ही हम देख सकते हैं कि ये ट्रॉपिकल एंड एवरग्रीन दिया हुआ है। ठीक है, सो ट्रॉपिकल मीन्स ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होने वाला। हम देखते हैं, हम फर्स्ट चैप्टर में ही हमने देखा था कि इंडिया ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में लाई करता है। ठीक है, बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात टू त्रिपुरा। ठीक है, सो हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में लाए जाते हैं। एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि जो कि पूरा साल जिस पर पत्ते रहते हैं। ठीक है, एवरग्रीन मीन्स क्या कि हमेशा वो उस पर पत्ते रहते हैं एंड वो सूखता नहीं है। ठीक है, सो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे हो सकता है। ऐसा कौन से रीजन में हो सकता है? जिस रीजन में बारिश ज़्यादा हो एंड ऑलमोस्ट पूरे साल हो। ठीक है, पूरे साल हम लोग देख सकते हैं तमिलनाडु कोस्ट में ज़्यादा बारिश होता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में ज़्यादा बारिश होता है, इवन वेस्टर्न घाट्स में, बिकॉज वेस्टर्न घाट्स में ओरोग्राफिक बैरियर मिलता है तो यहाँ पर भी बारिश होते हैं। सो इन जगहों पे हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देख सकते हैं। ठीक है, सी दी लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दी अपर पार्ट्स ऑफ असम, तमिलनाडु कोस्ट, वेस्टर्न घाट्स, इन रीजन में हम लोग हेवी रेनफॉल देखते हैं जिसकी वजह से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेनफॉल जो सपोर्ट करता है इस रीजन को वो होता है 200 सेंटीमीटर रेनफॉल इन रीजन्स में होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, सम ऑफ दी see this is the main point which you have to remember, that is there is no definite time for trees to shed their leaves, therefore these forests appear green all the year round। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, बिकॉज कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है इस इन प्लांट्स का कि वो अपने पत्ते मतलब उनके जो लीव्स है वो शेड हुए। सो ये हमेशा ग्रीन ही दिखते हैं। ठीक है, see, this is the Western Ghat region, Lakshadweep Island. This is Andaman and Nicobar Island, and this is Tamil Nadu coast, and this is northeastern region. In these regions, tropical evergreen forests are found. Okay, so I think I made myself very clear to you the tropical about this tropical evergreen forest. Okay, these are the some examples of tropical evergreen forest like ebony, mahogany, rosewood, rubber, and cinchona. These are the examples of tropical evergreen forest. The wildlife which is there in these types of forests are elephant, monkey, lemur, deer। ये सारे एनिमल्स ऐसे फॉरेस्ट में, ये टाइप के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे बर्ड्स है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक बैट्स, स्लॉट्स, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स, ये सारे चीज़ हम इन जंगल्स में देख सकते हैं। ठीक है, the second type of forest is tropical deciduous forest। okay, tropical deciduous forest उन region में पाए जाते हैं जहाँ पे rainfall is between 200 centimeter to 70 centimeter। ठीक है, this is also known as monsoon forest because ये forest जो है वो mostly बारिश के season में हरे भरे रहते हैं एंड बाकी टाइम में वो सूख जाते हैं। ठीक है, एंड ये टाइप के फॉरेस्ट
ज़्यादातर मतलब इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में पाए जाते हैं। ओके, वी कैन सी दिस इन उत्तर प्रदेश, बिहार, इवन इन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड अदर पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज वाइड स्प्रेड इन ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, on the basis of availability of water, these forests are further divided into tropical moist deciduous forest and tropical dry deciduous forest. ठीक है, ये हम देखते हैं यहाँ पे, देखो, on the basis of this moist deciduous forest and dry deciduous forest. moist deciduous forest हम उन रीजन में देखते हैं जहाँ पे रेनफॉल इज ऑलमोस्ट बिटवीन नियरली बिटवीन 200 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फॉरेस्ट मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और हिमालयाज के फुटहिल्स पे, झारखंड और वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़ और ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, एंड इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, लाइक टीक, बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, kusum, arjun, mulberry. These are the some examples of tropical moist deciduous forest. Okay, then the second is tropical dry deciduous forest, which is found in areas which is having rainfall between 100 to 70 सेंटीमीटर। ओके, ये फॉरेस्ट जो है वो मोस्टली उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे और पेनिनसुलर प्लेटू के प्लेन्स पे पाए जाते हैं। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स है जो कि है टीक, साल, पीपल, नीम, ये सब हम अपने आसपास देख सकते हैं। तो अब हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो प्लांट्स हम लोग हमारे आसपास देख रहे हैं वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, एंड इन सच टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में कुछ एनिमल्स जो कि पाए जाते हैं वो है लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट एंड कुछ इस तरह के वाइल्ड लाइफ हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, द थर्ड टाइप ऑफ वेजिटेशन इज द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। इसके नाम से ही हम जान सकते हैं कि ये जो वेजिटेशन है वो राजस्थान के मरुस्थल में हम लोग ज़्यादा देख सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे रेनफॉल कम होता है एंड वो रीजन ही है जो ऐसे प्लांट्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, सो कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, इन रीजन में हम लोग ये प्लांट स्पीशीज देख सकते हैं। ठीक है, इसके जो लीव्स रहते हैं वो थॉर्नी लीव्स रहते हैं, ताकि जो इवेपोरेशन से जो वाटर जाता है वो ना हो सके। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थॉर्नी लीव्स देखा जाता है। ब्रॉड लीव्स जो कि हम लोग बाकी एरियाज में देखते हैं, वैसे यहाँ पे ब्रॉड लीव्स नहीं होते हैं। ओके, सी यहाँ पे दिया गया है, लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की वजह से पानी ज़्यादा चला जाता है, इसलिए फिर उनको स्टोर करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, प्लांट्स को स्टोर करने के लिए कुछ नहीं रहेगा एंड फिर वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके थॉर्नी लीव्स और पतले छोटे लीव्स रहते हैं जिससे कि इवेपोरेशन उनका कम हो एंड वो पानी जो है वो ज़्यादा स्टोर कर सके। ठीक है, एंड ये है कुछ एनिमल्स जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, ये सारे कॉमन एनिमल्स हैं जो इंडिया में ऑलमोस्ट सारे जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, now the fourth type of forest which is found in India is the montane forest. By the name itself we can recognize that montane forests are the forest which is there in mountainous regions. Okay, माउंटेनियस रीजन्स में अगर हम लोग बोल रहे हैं तो उनका हाइट ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर लो होगा, सो उस वजह से उनका जो लीव्स रहते हैं वो पतले और पॉइंटेड लीव्स रहते हैं, जिससे कि वहाँ पे से जो भी स्नो अगर है या पानी अगर वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो रहा है तो वो जल्दी से वहाँ से वो लीव्स पे से गिर जाए, जिससे कि लीव्स सड़े नहीं और प्लांट्स का सर्वाइवल मेंटेन रह सके। ठीक है, so this is the another type of forest which is found in India. Okay, we can see the examples of it like alpine
silver fir, junipers, pines, and birches. These are the common trees which is there in mountainous region. Okay. Now the fifth type is the mangrove forest. मैंग्रोव फॉरेस्ट हम लोग ज़्यादातर कोस्टल रीजन में देखते हैं, बिकॉज मैंग्रोव्स वहीं पे ग्रो होता है जहाँ पे एक ट्रांसमिशन जो जोन होता है लैंड टू सी के बीच में, वहाँ पे मैंग्रोव्स ग्रो होते हैं, एंड ये मोस्टली हम ईस्टर्न कोस्ट में देख सकते हैं. ठीक है. ईस्टर्न कोस्ट में हम लोग मैंग्रोव्स ज़्यादा देख सकते हैं. लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है डेल्टास ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी. ये सारे रीजन जो है वो ईस्टर्न कोस्ट में ही पाए जाते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे मैंग्रोव्स ज़्यादा है. ओके. Now we'll look at the some of the wildlife which are there in India. हम लोग ये जानते ही हैं कि वाइल्ड लाइफ कौन कौन से हैं इंडिया में, बट फिर भी इस चैप्टर में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. फर्स्ट इज द एलिफेंट विच इज़ देयर मोस्टली फाउंड इन असम, कर्नाटक एंड केरला. मतलब यहाँ पे हाई नंबर्स में पाए जाते हैं. देन वी हैव some one horned rhinoceros which is there in Assam and West Bengal in the Mashi region. Then arid areas और run of Kutch में wild ass और camels पाए जाते हैं, because camels बिना water अगर उनको 4-5 दिन तक वाटर नहीं मिलेगा तो भी वो सर्वाइव कर सकते हैं. तो वहाँ पे रीजन वाइज जहाँ पे जैसा टेम्परेचर रहता है, जैसा लैंड रहता है, जैसा सॉइल रहता है, उस हिसाब से जैसे वेजिटेशन डिफर करते हैं वैसे ही वाइल्ड लाइफ भी डिफर करते हैं. ओके. इंडियन बिसॉन, नीलगाई, ये सब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्लेन रीजन्स में देख सकते हैं. ठीक है. जैसे अब लद्दाख टाइप रीजन में जहाँ पे स्नो ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हम लोग कश्मीरी स्टैग जो जिस पर ज़्यादा फर हो, ज़्यादा बाल वाले जो एनिमल्स है वो हम लोग ज़्यादा वहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है. सो दीज आर दी एनिमल्स विच इज़ देयर इन एनिमल्स विच आर फाउंड इन इंडिया. Okay, so with this we have come to an end of this chapter. I hope I made myself very clear to you, and if you guys like the video, please like, share and subscribe it. Catch you guys in the next video. Till then, stay tuned and stay happy.